Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 2nd of July 2023. Let's begin today's nursing MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Our first question is: the cervix of a client in labor is dilated 8 centimeters and she tells the nurse that she has a desire to push and is becoming increasingly uncomfortable. She requests pain medication. How should the nurse respond? एक फीमेल जो कि लेबर में है, डिलीवरी के दौरान है, इस वुमेन का जो सर्विक्स है अभी 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है। ये वुमेन आपसे कहती है कि उसमें डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है और उसे पुश करने की इच्छा हो रही है, और ये पेशेंट आपसे कहती है कि उसे दर्द के लिए कोई मेडिसिन दे दीजिए। ऐसी सिचुएशन में एज अ नर्स आप उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन 1, हेल्प हर टू टेक पेंटिंग ब्रीथ्स। हम उसे पेंटिंग ब्रीथ्स लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन 2, प्रिपेयर द ब्रीथिंग बेड फॉर द बर्थ सॉरी प्रिपेयर द बर्थिंग बेड फॉर द बर्थ। हम क्लाइंट को डिलीवरी के लिए डिलीवरी बेड पर शिफ्ट करेंगे। ऑप्शन सी, असिस्ट हर आउट ऑफ बेड टू द बाथरूम। हम उसे अगर बाथरूम जाना हो तो इसमें हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे। ऑप्शन 4, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड ब्यूटोरफेनॉन ड्रग। हम उसे ब्यूटोरफेनॉल ड्रग जो कि प्रिस्क्राइब की गई है देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन 4 की। यहाँ पर जो ब्यूटोर फेनॉल नाम की ड्रग बताई गई है, ये बेसिकली एक मॉर्फिन लाइक ड्रग होती है जो कि पेन को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी वुमेन में लेबर के दौरान पेन को कंट्रोल करने के सभी मेथड्स फेल हो चुके हैं, यानी फीमेल को, वुमेन को जो लेबर पेन है उससे बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, उस जगह पर हम ये ब्यूटोरफेनॉल नाम की ड्रग इस्तेमाल करते हैं पेन को मैनेज करने के लिए। अब ये जो मेडिसिन है, इसका जो पीक एक्शन होता है वो 1 घंटे पर देखने को मिलता है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 से 3 घंटे तक की होती है। और अभी जो ये वुमेन है, इसमें सर्विक्स का डायलेशन 8 सेंटीमीटर हुआ है, यानी कि ये वुमेन अभी लेबर की फर्स्ट स्टेज के अंदर है और इस स्टेज के बाद काफ़ी समय बाद अभी डिलीवरी होगी। अगर आपने इस ओपियोइड लाइक सब्सटेंस को, मॉर्फिन लाइक सब्सटेंस को इस समय एडमिनिस्टर कर दिया, तो बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है ड्यू टू दिस ड्रग। तो हम इस समय इस पेन मेडिकेशन को वुमेन के अंदर एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। एक बार फिर से समराइज वे में समझ लीजिएगा। अगर किसी वुमेन का सर्विक्स डिलीवरी के दौरान 8 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है, यानी वुमेन अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है, तो उसे पेन मेडिकेशन ब्यूटोरफेनॉल नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस मेडिसिन का जो पीक होता है वो 1 घंटे बाद बन जाता है और इसका इफेक्ट 1 से 3 घंटे तक रहता है। अगर हमने इस स्टेज में वुमेन को पेन मेडिकेशन दी, तो इससे बच्चे पर भी इफेक्ट आएगा और बच्चे में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, रेस्पिरेशन कम हो सकता है, इसलिए हम इस समय ये मेडिसिन नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन 3 की। अगर इस समय वुमेन द्वारा ये कहा जाता है कि उसे बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, तो हम इस सिचुएशन में उसे कभी भी वॉशरूम की तरफ जाना अलाउ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा ये पेशेंट है, ये अभी एक्टिव लेबर के अंदर है, इसमें किसी भी वक्त डिलीवरी होने की संभावना रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे
बाथरूम तक जाने की इजाज़त नहीं देंगे, ये रिस्क नहीं लेंगे। हम इसके बजाय अगर उसे अ, टॉयलेट करना है या फिर बाथरूम जाना है, तो उसके लिए बेड पेन दे सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट को बेड से नहीं उठने देना है आपको, उसे अगर वॉशरूम जाने की इच्छा है, तो आप उसे बेड पर ही बेड पेन की मदद से ये काम करवा सकते हैं। सो ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 के अंदर कहा गया है कि अब हम क्लाइंट को बर्थिंग बेड पर शिफ्ट कर देंगे बच्चे को बर्थ देने के लिए। ये थोड़ा-सा ऑप्शन जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, उसमें सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर होता है। अब जब सर्विक्स का पूरा डायलेशन 10 सेंटीमीटर हुआ ही नहीं है, अभी सिर्फ़ 8 सेंटीमीटर है, तो इतनी जल्दी हम इस वुमन को बर्थिंग बेड पर शिफ्ट नहीं करना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, बर्थिंग बेड पर इस समय उसे शिफ्ट नहीं किया जाएगा। फाइनली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बचता है जो कि यहाँ सही आंसर भी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि पैंटिंग ब्रीथ्स होता क्या है? पैंटिंग ब्रीथ्स डीप ब्रीथ्स का ऑपोजिट होता है। यानी वुमेन जब 8 सेंटीमीटर डायलेटेड सर्विक्स के साथ है, उसे पुश करने की इच्छा हो रही है, डिस्कम्फर्ट उसका बढ़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि अभी आप पुश करना मत शुरू कीजिएगा, अदरवाइज़ आप थक जाएँगे और बेबी पर भी इसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि अभी जो सर्विक्स है वो पूरी तरह से ओपन नहीं है, पूरी तरह से डायलेटेड नहीं है, इसलिए बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ पर इस वुमन को डाइवर्ट करने के लिए पैंटिंग ब्रीथ्स लेने के लिए कहना होगा, यानी हल्की-हल्की साँसें, तेज़-तेज़ साँसें लेनी होंगी जिससे कि उसका कुछ ध्यान डाइवर्ट हो और उसकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सके, जिससे कि उसे कुछ थकान कम होगी। तो हमें यहाँ पर वुमेन को पैंटिंग ब्रीथ्स करने के लिए कहना है और जब सही समय आएगा, सर्विक्स पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, उसके बाद पुश करने के लिए हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the nurse is caring for a client with a diagnosis of hepatitis who is experiencing pruritus, which would be the most appropriate nursing intervention? आप किसी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को केयर दे रहे हैं, इस पेशेंट में अब प्लूराइटिस हो जाता है, तो इस सिचुएशन में सबसे सही नर्सिंग इंटरवेंशन कौन-सा होगा? हेपेटाइटिस मीन्स लिवर inflammation and pruritus means itching in the skin यानी शरीर पर खुजली चलने लगती है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, हम पेशेंट को दिन में 2 बार गर्म पानी से नहाने के लिए कहेंगे, बाथ के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, हम इस क्लाइंट के बाथिंग वाटर में बेबी ऑयल ऐड कर देंगे। ऑप्शन सी, हम क्लाइंट की स्किन पर पाउडर अप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी, क्लाइंट को हॉट वाटर रिंस के लिए कहेंगे बाथिंग के बाद। हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को इचिंग होती है, प्लूराइटिस होता है, खुजली होती है। इसका क्या सॉल्यूशन है ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए के अंदर कहा गया है कि हम इस पेशेंट को दिन में 2 बार गर्म पानी से नहाने के लिए कहेंगे, बाथिंग के लिए कहेंगे, जो कि ऑप्शन गलत है। अगर पेशेंट दिन में 2 बार गर्म पानी से नहाएगा, तो इस पेशेंट की जो स्किन है, वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और ड्राई स्किन के ऊपर इचिंग ज़्यादा होती है, तो प्लूराइटिस के सिम्पटम्स बढ़ जाएँगे। आपने जो सर्दी का मौसम होता है, उस सीज़न में देखा होगा कि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है जिससे हमें इचिंग फ़ील होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, अगर आप गर्म पानी से 2 बार स्नान करेंगे तो ड्राई स्किन के कारण इचिंग ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट को बाथिंग के बाद हॉट वाटर रिंस के लिए कहेंगे। इस सिचुएशन के अंदर भी जो स्किन की ड्राइनेस है, वो बढ़ जाएगी और क्लाइंट को ज़्यादा इचिंग होने लगेगी। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट के अंदर पाउडर अप्लाई करेंगे जो कि एक रॉन्ग ऑप्शन है।
पाउडर भी ड्राइनेस को प्रमोट करता है, पाउडर के कारण भी ड्राइनेस बढ़ती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ड्राइनेस के कारण तो इचिंग ऑलरेडी हो ही रही है। यहाँ पर आखिरी में ऑप्शन बी बचता है जो कि सही आंसर भी है। जब क्लाइंट नहाने के लिए जाएगा तो वो जिस पानी से नहाने वाला है उस पानी के अंदर हम बेबी ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल क्या करेगा, इसकी स्किन के अंदर मॉइस्चर को बनाए रखेगा, जिससे क्लाइंट के अंदर ड्राइनेस नहीं होगी स्किन की, और ड्राइनेस ना होने के कारण क्लाइंट को इचिंग नहीं होगी और प्लूराइटिस के सिम्टम्स धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगे, कम होने लगेंगे और क्लाइंट को रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द फॉलोइंग। इनमें से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोजेस्टेरॉन ओनली, मालाडी, लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल। The right answer is option B, sorry, option D, लेवोनॉर्जेस्ट्रिल। लेवोनॉर्जेस्ट्रिल जो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस फर्स्ट। किसी फ्रैक्चर वाले पेशेंट में प्लास्टर कास्ट लगाने के बाद सबसे पहले एज अ नर्स आपको क्या करना चाहिए? कलर ऑफ एक्सट्रीमिटी को चेक करना चाहिए, टेम्परेचर को चेक करना चाहिए, मूवमेंट ऑफ टो को चेक करना चाहिए, या फिर पैलर है या नहीं इस चीज को पता करना चाहिए। The correct answer is option C, movement of toe. प्लास्टर कास्ट करने के बाद संबंधित एक्सट्रीमिटी वाला टो परसेंट मूव कर पा रहा है या नहीं इस चीज का असेसमेंट करना होता है। अगर पर्सन अपना अंगूठा या टो हिला पा रहा है, मूवमेंट करवा पा रहा है, उसे किसी प्रकार का मूवमेंट में डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्लास्टर कास्ट सही से लगाया गया है और क्लाइंट में न्यूरोवेस्कुलर सर्कुलेशन किसी भी प्रकार से कंप्रेस नहीं हो रहा है। ये कास्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इस चीज के असेसमेंट के लिए हम क्लाइंट को अंगूठा हिलाने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट्स फॉर द डे, विच क्लाइंट शुड बी असाइंड टू नर्सिंग असिस्टेंट। आप एक रजिस्टर्ड नर्स हैं जो कि अलग अलग नर्सेस को अलग अलग पेशेंट्स दे रहे हैं, यानी कि उनके असाइनमेंट्स दे रहे हैं। अब इन सब में से आप नर्सिंग असिस्टेंट को कौन सा क्लाइंट केयर के लिए देंगे? ऑप्शन ए 18 ईयर्स ओल्ड विद फ्रैक्चर टू सर्वाइकल वर्टिब्रे, 18 साल का पर्सन जिसमें 2 सर्वाइकल वर्टिब्रेस फ्रैक्चर्ड हैं। ऑप्शन बी इन्फेंट विद मेनिंजाइटिस। ऑप्शन सी एल्डरली क्लाइंट विद थायराइडेक्टोमी 4 डेज अगो, ऐसा क्लाइंट जिसमें 4 दिन पहले थायराइडेक्टोमी की गई है। ऑप्शन डी क्लाइंट विद थोरैकोटोमी 2 डेज अगो, क्लाइंट जिसमें थोरैकोटोमी 2 दिन पहले की गई है। एक होता है रजिस्टर्ड नर्स और एक होता है नर्सिंग असिस्टेंट। रजिस्टर्ड नर्स जो है एक वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होता है जो कि अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाता है, उसके पास एक्सपीरियंस है। नर्सिंग असिस्टेंट बेसिकली इस रजिस्टर्ड नर्स को हेल्प करने के लिए होता है, इसका असिस्टेंट होता है, इसका जूनियर होता है जिसके पास अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ये चीज़ नर्सिंग असिस्टेंट है। यानी सिंपली कहें तो एक नई नर्स है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो नर्सिंग असिस्टेंट है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा अगर कोई नया आदमी है तो उसे ऐसा पेशेंट केयर के लिए दिएं जिसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है, जो सबसे सेटल है, सबसे इस्टेब्लिश्ड है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो ऐसा पेशेंट है वो है ऑप्शन सी में बताया गया
पेशेंट जिसे 4 दिन पहले थायरॉइडेक्टोमी की गई थी, यानी इसकी थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया था। अब ये पेशेंट इस सर्जरी के होने के बाद 4 दिन निकाल चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट स्टेबल है। इसे हम इस असिस्टेंट को, नर्सिंग असिस्टेंट को केयर के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर, मेनिंजाइटिस और थोरैकोटॉमी वाले पेशेंट्स अनस्टेबल हैं। इनमें हमें रजिस्टर्ड नर्स की आवश्यकता होगी। Next question is, which of the following type of insulin is the treatment of choice in diabetic ketoacidosis condition? अगर किसी क्लाइंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन है, तो उसमें कौन से टाइप का इंसुलिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट पर्पस? रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच, अल्ट्रा लेंटे, एनपीएच रेगुलर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन होता क्या है। जब किसी डायबिटीज पेशेंट में बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन पाए, तो शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा शरीर फैट को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने लगता है। फैट को तोड़कर एनर्जी बनाने लगता है, और जब हमारा शरीर फैट को तोड़कर एनर्जी बनाता है, तो इससे कीटोन का प्रोडक्शन होने लगता है, कीटोन बॉडीज बनने लगती हैं, और इन कीटोन के कारण हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण हमारी बॉडी में कॉन्शियसनेस, एक्सेसिव यूरिनेस, फैटीग, अनकॉन्शियसनेस, एब्डोमिनल पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस द्वारा जानी जाती है। अगर इस कंडीशन को प्रॉपरली टाइम रहते ट्रीट नहीं किया जाए, तो इससे क्लाइंट की डेथ तक हो सकती है। यहाँ पर इस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हमें एक ऐसा इंसुलिन चुनना होगा जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन सबसे कम हो। ये आपके लिए हिंट की तरह है, होपफुली अब आप इसे गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर एनपीएच रेगुलर, 70-30, अल्ट्रा लेंटे और एनपीएच, इन सब का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के इंसुलिन को यदि आप देते हैं, तो इनका एक्शन बॉडी में होने में काफ़ी समय लगता है, यानी इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन काफ़ी देर से होता है। और हमें यहाँ पर पेशेंट के अंदर जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना है, यानी क्लाइंट की बॉडी में जल्दी से जल्दी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है, तो इसके लिए हम क्लाइंट को रेगुलर इंसुलिन देंगे। रेगुलर इंसुलिन का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो 30 मिनट से 1 आवर के बीच में है। यहाँ पर आप चाहें तो रेगुलर इंसुलिन या फिर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही में आपको जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 30 मिनट से 1 घंटा होगा, यानी इस इंसुलिन को देने के बाद हमारे शरीर में इसका इफ़ेक्ट जल्दी ही आने लगेगा। इंसुलिन जाकर करता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई सेल है, इस सेल को अपना जीवन जीने के लिए, अपने सारे काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हम जो हमारे शरीर में जो बाहर ग्लूकोज़ पड़ा हुआ है ब्लड के अंदर, वो ग्लूकोज़ सेल के अंदर तभी जा पाएगा जब इंसुलिन इस सेल के गेट को खोलेगा। इंसुलिन द्वारा इस सेल के गेट को खोला जाता है, तब ये ग्लूकोज़ अंदर जाता है और फिर सेल इससे एनर्जी बनाकर अपना काम पूरा करती हैं। अगर मान लीजिए शरीर में इंसुलिन ही नहीं है, तो इसका गेट खोलने वाला नहीं है कोई सेल का, और सेल का गेट नहीं खुलेगा तो ग्लूकोज नहीं जाएगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो फिर एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो सेल अपना काम नहीं कर पाएंगी और सेल की डेथ होने लगेगी। और इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को छोड़कर फैट से एनर्जी बनाकर सेल्स की जरूरत को पूरा करने लगती है, और फैट्स जब टूटते हैं तो कीटोन बनते हैं, जिससे एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, और बॉडी में एसिड बढ़ने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्रोफेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनमें से मैक्रोफेजेस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं? फैगोसाइटोसिस के लिए, पिनोसाइटोसिस के लिए, एपोप्टोसिस के लिए, या फिर एंडोसाइटोसिस के लिए?
The right answer is ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेजेस हमारे शरीर में पाए जाने वाली वह सेल्स हैं जो कि हमें बाहरी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं, यानी कि हमें एक तरह से प्रिवेंट करती हैं इन्फेक्शन से। और जिस प्रोसेस के द्वारा ये हमें प्रिवेंट करती हैं उसे हम फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे शरीर की कोई मैक्रोफेजेस है और यहाँ पर इसने देखा कि कोई छोटा-सा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, कोई बैक्टीरिया है, ये शरीर के अंदर आ चुका है और ये हमें अब डिज़ीज़ कर सकता है, बीमार कर सकता है। तो तुरंत ये मैक्रोफेजेज़ इसके पास जाएँगे और अपने आकार को बड़ा करके इस इसे एंगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर एंटर कर लेंगे और ये अंदर ही अंदर इनके सिक्रीशंस के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये बैक्टीरिया और यही प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाती है। मैक्रोफेजेस का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर एनगल्फ कर लेना, खींच लेना और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देना फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient admitted in emergency is having tachypnea with respiratory rate of 28 beats per minute. The likely diagnosis is इमरजेंसी में एक पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है जिसका जो रेस्पिरेशन है वो बहुत तेज चल रहा है, यानी उसे टैकिपनिया हो रहा है और यहाँ पर उसका रेस्पिरेटरी रेट है 28 ब्रीथ्स पर मिनट। तो इसमें कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? नार्कोटिक ओवरडोज, रेज्ड आईसीपी, निमोनिया, ब्रेन इंजरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निमोनिया। नार्कोटिक ओवरडोज, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्रेन इंजरी के अंदर मोस्टली टैकिपनिया देखने को नहीं मिलता। इनमें ब्रेडिपनिया होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर क्लाइंट को निमोनिया है तो उसके अंदर प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, तो हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने और ऑक्सीजन को फुलफिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है, टैकिपनिया करा देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, निमोनिया सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to evaluate the effectiveness of a low sodium diet in a patient with hypertension, the nurse should check। किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसे उसे इस बीपी को कंट्रोल करने के लिए लो सोडियम डाइट पर रहने को कहा गया है। अब एज अ नर्स आप किस तरीके के द्वारा ये थेरेपी इफेक्टिव हुई है, लो सोडियम डाइट से क्लाइंट को फायदा हो रहा है, इस चीज का पता करना चाहते हैं तो क्या चीज करेंगे आप? सीरम सोडियम लेवल का असेसमेंट करवाएंगे, बॉडी वेट को चेक चेक करेंगे, अपीयरेंस ऑफ एंकल एरिया नोट करेंगे या फिर ब्रीथ साउंड का असेसमेंट करेंगे? इन चारों में से किस मेथड के द्वारा आप पेशेंट में लो सोडियम डाइट इफेक्टिव हो रही है इस चीज का पता लगाएंगे? यहाँ पर गौर करिएगा, मैंने नर्स शब्द को हाईलाइट किया है। जब भी किसी क्लाइंट को हम लो साल्ट डाइट पर रखते हैं या लो सोडियम डाइट पर रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसे खाने में हमें साल्ट नहीं देना है, नमक नहीं देना है या ऐसा कोई भी खाना उसे खाने के लिए नहीं देना है जिसमें साल्ट हो सकता है। बेसिकली लो सोडियम डाइट देकर हम क्लाइंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, इस तरह की कंडीशंस का ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी हम क्लाइंट को लो सोडियम डाइट देते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा और सोडियम का लेवल कम होने लगेगा तो क्लाइंट में जो एबनॉर्मल एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, फ्लूइड बॉडी से बाहर शिफ्ट होने लगेगा और फ्लूइड के कम होने के कारण धीरे धीरे हाइपरटेंशन कंडीशन भी सॉल्व आउट होने लगेगी। और इस चीज का असेसमेंट करने के लिए आप कभी भी सीरम सोडियम लेवल का असेसमेंट नहीं करवाएंगे एज अ नर्स, क्योंकि नर्सेस को ये पावर नहीं है
कि वो प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिखकर सोडियम का लेवल ब्लड में कितना है इस टेस्ट को करने का ऑर्डर कर सके। अगर किसी भी सब्सटेंस का ब्लड में लेवल चेक करना है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर लिखवाना होगा। सिर्फ फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप ब्लड टेस्ट करवाकर सीरम सोडियम लेवल का पता कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली थी। मैंने इसीलिए नर्स वर्ड को हाइलाइट किया था। अगर आप नर्स हैं और पेशेंट को दी जा रही लो सोडियम डाइट का आपको असेसमेंट करना है कि ये इफ़ेक्टिव है या नहीं, तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के बॉडी वेट का असेसमेंट कर सकते हैं। पेशेंट में जब वो पहले दिन हॉस्पिटल आया था तब कितना वेट था, उसके बाद आपने ये ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो उसका वेट कम हुआ है या नहीं? अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि थेरेपी इफ़ेक्टिव है और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि थेरेपी भी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर नर्सेस कैसे इस चीज़ को चेक करेंगी, इस चीज़ पर थोड़ा गौर करके इस चीज़ को याद रखिएगा, समझिएगा। कभी भी आपको ये पावर नहीं है एज़ अ नर्स कि आप किसी भी तरह के ब्लड टेस्ट को कंडक्ट करवा सकें। ये हमेशा फिजिशियन का पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the process of modifying individual behavior through experience is known as। अगर आप किसी व्यक्ति के स्वभाव को बिहेवियर को एक्सपीरियंस देकर बदलना चाहते हैं तो ये क्या कहलाता है? आपने किसी व्यक्ति को किसी चीज का एक्सपीरियंस कराया, उसके बारे में सिखाया, बताया, अब उसके बिहेवियर में चेंज आ गए हैं इस प्रोसेस के बाद, तो ये किस टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है? लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। चेंज ऑफ बिहेवियर और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड ऑप्शन ए लर्निंग। इसे हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ malignant tumor that arises in bone marrow is a। किसी क्लाइंट में बोन मैरो का मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है? मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोसार्कोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, हिमेंजियो सार्कोमा। बोन मैरो का मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है आपको। सही जवाब है ऑप्शन ए मल्टीपल माइलोमा। अगर किसी क्लाइंट को बोन मैरो में मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो इसे मल्टीपल माइलोमा का नाम दिया जा सकता है। मल्टीपल माइलोमा इज अ मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर ऑफ बोन मैरो। इसके अलावा इविंग सार्कोमा, ल्यूकीमिया, ये भी बोन मैरो को ही प्रभावित करते हैं, या यूं कहें कि ये भी बोन मैरो के ही अदर कैंसर टाइप्स हैं। चाहें तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर अदर एग्जांपल्स ऑफ बोन कैंसर या बोन मैरो कैंसर आर इविंग सार्कोमा एंड ल्यूकीमिया। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात करें तो लिम्फोसार्कोमा, ये लिम्फोइड टिश्यूज से होने वाला कैंसर है। इसके अंदर लिम्फ नोड्स की जो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, वो प्रभावित होते हैं। तो लिम्फोइड टिश्यूज का कैंसर लिम्फोसार्कोमा के रूप में जाना जाता है। बेसल सेल कार्सिनोमा ग्लैंड्यूलर टिश्यूज के अंदर होने वाला कैंसर है। बेसल सेल कार्सिनोमा ग्लैंड्यूलर टिश्यूज का कैंसर है। और हिमेंजियोसार्कोमा ये ब्लड वेसल्स का कैंसर है। ये ब्लड वेसल्स का कैंसर है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमारी बोन मैरो के में इम्पोर्टेंटली 3 प्रकार के कैंसर्स होते हैं जिनके नाम है मल्टीपल माइलोमा, इविंग सार्कोमा, ल्यूकीमिया। लिम्फोइड टिश्यूज के कैंसर को हम लिम्फोसार्कोमा कहते हैं। ग्लैंड्यूलर टिश्यूज से
के कैंसर को हम बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हैं और ब्लड वेसल्स के कैंसर को हम हेमेंजियोसार्कोमा के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, while assessing the patient in PSCU post anesthesia care unit, a nurse notes increased wound drainage, restlessness, decreased blood pressure, increased pulse rate. The nurse interprets these findings as most likely indicating आप किसी पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में पेशेंट की केयर कर रहे हैं। अचानक इस पेशेंट में वुंड ड्रेनेज बढ़ जाता है, यानी घाव से लिक्विड निकलना बढ़ जाता है। पेशेंट अचानक रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन होने लगता है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगता है और इसकी पल्स रेट जो है बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में इन फाइंडिंग्स के हिसाब से इस पेशेंट को कौन सी डिजीज कंडीशन हो रही है। क्या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, इसे एटेलेक्टेसिस है, इन्फेक्शन है या फिर हैमरेज है। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट यानी पेशेंट ऑपरेशन से निकल कर आया है, अब सर्जिकल साइट पर ड्रेनेज बढ़ गया है, यानी वहां से जो तरल निकल रहा है घाव से वो बढ़ चुका है। पेशेंट रेस्टलेस है, पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, पेशेंट की पल्स रेट बढ़ने लग गई है। तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस एम्स नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। क्लाइंट में जिस जगह पर घाव है, वुंड है, उस जगह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के कारण ही वहाँ पर जो ड्रेनेज है वो बढ़ा हुआ है और ब्लीडिंग होने के कारण क्लाइंट में रेस्टलेसनेस भी देखी जा रही है। ब्लीडिंग एक्सेसिव होने के कारण क्लाइंट का ब्लड प्रेशर भी कम होने लगा है और हार्ट द्वारा फ्लूइड लॉस को मैनेज करने के लिए, बॉडी की डिमांड को पूरा करने के लिए पंपिंग एक्शन बढ़ा दिया गया है, यानी कि पल्स रेट को बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी चीजें हेमरेज से संबंधित हैं, शॉक से संबंधित हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस कॉजेज रिलीज ऑफ। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में किसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल, डोपामाइन, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन। The right answer is ऑप्शन डी, एपिनेफ्रिन। ऐसी कोई भी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन या फोर्स जिसके द्वारा हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हो, स्ट्रेस कहलाती है। हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आना या स्ट्रेस का आना किसी भी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फोर्स के कारण होता है, जिसके आने से हमारे बॉडी में जो इक्विलिब्रियम है उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें फाइट और फ्लाइट करना होता है, हमारी बॉडी द्वारा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स का रिलीज किया जाता है। तो सिंपली याद रखिएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर एपिनेफ्रिन का रिलीज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस। इनमें से किस वायरस की वजह से हाइड्रोफोबिया कंडीशन हो सकती है। एडिनो वायरस, रोटा वायरस, लाइसा वायरस, राइनो वायरस। हाइड्रोफोबिया शब्द का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। और ये कंडीशन जो है आपको रेबीज डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। आप अपने फोन के अंदर हाइड्रोफोबिया पेशेंट करके सर्च कीजिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें पर्सन पानी तक नहीं पी पाता है, उसे इतना फियर लगता है कि वो पानी को देखकर दूर भागता है। और ये कंडीशन जो है वो लाइसा वायरस के कारण होती है।
ये रेबीज डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। जब भी किसी पर्सन को डॉग बाइट आदि हो जाता है तो डॉग के सलाइवा में मौजूद लाइसा वायरस के कारण हमारे शरीर का इम्यून सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और हाइड्रोफोबिया जैसी सिचुएशन बन जाती है। रेबीज, लाइसा वायरस, हाइड्रोफोबिया कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which value of HbA1c in diabetic patient is a indication of good control of blood sugar level? इनमें से HbA1c टेस्ट में कौन सी वैल्यू पर मिलने पर हम ये मानेंगे कि पर्सन ने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल का ख्याल रखा है, उसे अच्छे से मेंटेन किया है? 1 to 3, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12. The correct answer of this question is option A. अगर HbA1c टेस्ट का रिजल्ट 1 से 3 के बीच आता है जो कि परसेंटेज के अंदर होता है, तो इसका मतलब है कि पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, उसने अच्छे से अपना ख्याल रखा है, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज आदि को फॉलो किया है। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर शुगर होती है तो हम उसके पिछले 3 महीने तक का जो शुगर लेवल होता है, 3 मंथ्स तक का जो शुगर लेवल होता है, 90 डेज़ का जो शुगर लेवल होता है, उसे इस HbA1c टेस्ट द्वारा पता कर सकते हैं। इस टेस्ट के अंदर कौन-सी वैल्यूज़ नॉर्मल होती हैं, कौन-सी डायबिटीज़ को बताती हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। HbA1c लेवल नॉर्मल एंड एलिवेटेड। अगर किसी क्लाइंट में HbA1c टेस्ट का रिजल्ट 5.7% से नीचे आता है, कम आता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया गया था 1 से 3, तो इसे हमेशा हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब अगर क्लाइंट का जो रिजल्ट है वो 5.7% से 6.4% के बीच में आता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट प्री डायबिटीज स्टेज के अंदर है, यानी क्लाइंट में डायबिटीज डेवलप हो सकती है। अगर रिजल्ट जो है वो 6.5% या इससे ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट को कंफर्म डायबिटीज़ कंडीशन है। ये 3 वैल्यूज़ हैं, आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। प्रीवियस एग्ज़ाम में HbA1c टेस्ट के बारे में पूछा गया है, इनके लेवल्स के बारे में पूछा गया है। 3 ही वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं। 5.7 से पहले नॉर्मल, 5.7 से 6.4 के बीच में प्री डायबिटीज और 6.5 से ऊपर डायबिटिक पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज interstitial implantation of fertilized ovum is completed on। फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन यूट्रस में किस दिन कंप्लीट हो जाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद, कंसेप्शन के बाद फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन किस दिन कंप्लीट हो जाता है? 5th डे पर, 2nd डे पर, 11th डे पर या 20th डे पर? यहाँ पर याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 6 दिनों पर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि 11वें दिन पर जाकर कंप्लीट होता है। 6th डे से इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग शुरू होता है और 11वें दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। इम्प्लांटेशन का सिंपल मतलब है फर्टिलाइज्ड एग का यूट्रस के अंदर जाकर चिपक जाना, अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेना, ताकि बच्चे की आगे की ग्रोथ वहां से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट टुवर्ड्स द बॉडीज मिडलाइन इज टर्म्ड एज। किसी व्यक्ति द्वारा बॉडी पार्ट की मूवमेंट मिडलाइन की तरफ की जाए तो किस टर्म द्वारा इसे डिनोट किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई पेशेंट है, पर्सन है, ये इसकी बॉडी का
मिड लाइन है, यानी कि ये इसके शरीर की बिल्कुल बीच की लाइन है जो इसके शरीर को दो हिस्सों में बांट रही है। अब इस पेशेंट द्वारा, पर्सन द्वारा अगर अपने दोनों हाथों को या एक हाथ को इस लाइन के पास लेकर आया जाता है, अपने हाथ को इस लाइन की तरफ मूवमेंट करवाया जाता है या पैर को इस लाइन की तरफ लेकर आया जाता है, तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, प्रोनेशन। आप बैठे हैं या खड़े हैं, जिस भी पोजीशन में हैं आप, अपने दोनों हाथों को मोबाइल रखकर, पहले मोबाइल को साइड में रख दीजिएगा और मेरी बात पर गौर करिएगा। बैठकर अपने दोनों हाथों को मिड लाइन की तरफ लेकर आएँ, यानी कि अपने दोनों हाथों को अपने आगे की तरफ लाकर नमस्ते वाली पोजीशन में आएँ। तो यानी कि आपने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ फ़ोल्ड कर दिया, यानी इनकी मूवमेंट मिड लाइन की तरफ करवा दी, तो ये चीज़ जो है एबडक्शन मूवमेंट के रूप में कहलाती है। अब वहीं अगर आप अपने हाथों को वापस सेंटर पार्ट से दूर की तरफ लेकर जाएँगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा था तो आपने दोनों अपने हाथों को इस प्रकार से यहाँ ले आए, अटेंशन की पोजीशन में आ गए। अब आप रिलैक्स होंगे, तब अपने दोनों हाथों को यहाँ से थोड़ा दूर कर देंगे, तब आप अपने बॉडी की इस मिडलाइन से हाथों को दूर की तरफ लेकर जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ फिर एबडक्शन के रूप में जानी जाएगी। तो सेंटर मिडलाइन ऑफ द बॉडी को आप बॉडी की तरफ सॉरी बॉडी की मिडलाइन की तरफ अगर आप बॉडी के किसी भी पार्ट को लेकर आते हैं, तो ये मूवमेंट एडक्शन मूवमेंट कहलाती है। इसे सिंपली याद रखिएगा, इसमें ऐड कर रहे हैं आप, हाथों को मिडलाइन की तरफ लेकर आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये एडक्शन मूवमेंट है। और जब हाथों को या पैरों को आप मिडलाइन से दूर लेकर आते हैं, तो ये चीज़ एबडक्शन कहलाती है। एडक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एबडक्शन। जैसे स्कूलों के अंदर सावधान विश्राम इस तरह से करवाया जाता था प्रेयर के समय, सेम वही कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर डिलीवरी द नर्स ऑब्जर्व दैट न्यूबॉर्न्स स्क्रॉटल सैक इज एम्प्टी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। किसी न्यूबॉर्न बेबी में जो स्क्रॉटल सैक है वो खाली है, यानी कि स्क्रॉटल सैक में टेस्टिस मौजूद नहीं है। इस कंडीशन को आप किस नाम से जानते हैं? मेल चाइल्ड में स्क्रॉटम के अंदर यदि टेस्टिस मौजूद नहीं हो, तो ये चीज किस नाम से जानी जाती है? एन्यूरेसिस, क्रिप्टोचिडिज्म, ऑर्कियोपैक्सी या फिर एपिस्पैडियासिस? ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी पीरियड में जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इस डेवलपमेंटल एज के अंदर बच्चे के टेस्टिस का जो फॉर्मेशन है वो एब्डोमेन एरिया में होता है, और डिलीवरी से कुछ समय पहले ये टेस्टिस एब्डोमेन एरिया से निकलकर बच्चे के टेस्टिस में शिफ्ट होते हैं। अगर किसी वजह से टेस्टिस की ये शिफ्टिंग नहीं हो पाई, बच्चे के जो स्ट्रॉटम एरिया है वो खाली रह जाती हैं, तो ये कंडीशन जो है क्रिप्टोचिडिज्म के नाम से जानी जाती है। अगर किसी बच्चे के स्क्रॉटम सैक में एक टेस्टिस मौजूद हो या फिर दोनों ही टेस्टिस मौजूद नहीं हो, तो ये कंडीशन क्रिप्टोचिडिज्म के रूप में जानी जाती है। इसे कई बार हम हिडन टेस्टिकल्स या अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन पीडियाट्रिक के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जेनाइटल प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। पीडियाट्रिक में मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रॉब्लम के रूप में क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन को देखा जाता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एन्यूरेसिस कंडीशन। एन्यूरेसिस कंडीशन को हम नाइट टाइम बेड वेटिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी जब कोई 5 साल से कम उम्र का बच्चा जिसे प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दी जा चुकी है, रात को सोते समय अगर
बेड में ही यूरिन पास कर देता है, तो ये कंडीशन बेड वेटिंग या फिर नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस या नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन सी के अंदर ऑर्कियोपैक्सी टर्म दी गई है। ये टर्म या ये एक प्रकार की सर्जरी है, ये एक प्रकार का ऑपरेशन है जो कि क्रिप्टोचिडिज्म कंडीशन को ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। यानी बच्चे के स्क्रोटम सैक में यदि टेस्टिस मौजूद नहीं है, तो उसे एब्डोमेन एरिया से निकाल कर टेस्टिस तक पहुंचाने के लिए जो सर्जरी की जाती है, जो ऑपरेशन किया जाता है, उसे हम ऑर्कियोपैक्सी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एपिस्पैडियासिस टर्म दी गई है। एपिस्पैडियासिस के अंदर जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो अपर एस्पेक्ट ऑफ पेनिस में पाई जाती है। मान लीजिए ये किसी मेल चाइल्ड का पेनिस है, इसमें यूरिथ्रल ओपनिंग फ्रंट में होनी चाहिए जहां से वो यूरिन को पास आउट कर सकता है। लेकिन किसी जेनेटिक रीजन के कारण, एबनॉर्मेलिटी के कारण अगर उसमें ये यूरिथ्रल ओपनिंग पेनिस के फ्रंट पार्ट की बजाय ऊपर की तरफ मौजूद हो, तो ये चीज जो है एपिस्पैडियसिस के रूप में जानी जाती है। ये चीज मेल और फीमेल दोनों में पाई जा सकती है। फीमेल में जो यूरिथ्रा की यूरिथ्रल ओपनिंग की जो लोकेशन है वो अगर ऊपर की तरफ हो, तो ये चीज फीमेल्स के लिए एपिस्पैडियासिस कहलाएगी। यानी सिंपली कहें तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से एंटीरियर साइड में, अपर साइड में मौजूद हो, तो ये कंडीशन एपिस्पैडियासिस के रूप में जानी जाती है। और अगर ये नीचे की तरफ हो तो हम इसे हाइपोस्पैडियासिस के नाम से जानते हैं। दोनों ही चीजें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट हैं। Next question is, during +2 station, the position of fetal head is। अगर किसी क्लाइंट में डिलीवरी हो रही है और असेसमेंट के बाद ये कहा जाता है कि इसमें +2 स्टेशन है, तो बच्चे का जो हेड है वो किस जगह पर होगा। बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट डिलीवरी के समय +2 स्टेशन पर किस पोजीशन पर होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बिलो ischial स्पाइन, ऑप्शन बी बिहाइंड ischial स्पाइन, ऑप्शन सी अबव ischial स्पाइन, ऑप्शन डी जस्ट अबव द pelvic इनलेट। डिलीवरी के दौरान बच्चा यूट्रस से बाहर नीचे की तरफ कहाँ तक डिसेंट होकर पहुंचा है, इस चीज को हम स्टेशन द्वारा नापते हैं, मापते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्टेशन एक मेजरमेंट प्रोसेस है जो कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान उसके डिसेंट डाउन को सेंटीमीटर्स में बताता है। अब इसमें जो हम एक मार्किंग लाइन मानते हैं वो हमेशा ischial स्पाइन को माना जाता है। अब इस स्टेशन को मेजर करने के लिए एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो कि पेल्विस के अंदर ischial बोन का हिस्सा होता है, ischial स्पाइन वाला हिस्सा होता है। इस ischial स्पाइन पर जब बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी हेड पहुंच जाता है, तो हम इसे जीरो स्टेशन का नाम देते हैं। अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी हेड ischial स्पाइन पर पहुंच गया है तो हम इसे जीरो स्टेशन देते हैं। और अगर ये बच्चे का हेड इस ischial स्पाइन तक अभी पहुंचा नहीं है, इससे ऊपर ही मौजूद है, तो ये जितने सेंटीमीटर इससे ऊपर होता है उसे हम माइनस के अंदर नोट करते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर पहले है ischial स्पाइन से बच्चे का सर, तो -1 स्टेशन हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर पहले है तो -2 स्टेशन हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर पहले है तो -3 स्टेशन हो जाएगा। अब अगर बच्चे का हेड यहाँ पहुंच गया तो 0, और अगर अब बच्चे का हेड इस ischial स्पाइन को क्रॉस करके आगे निकल चुका है, तो इस सिचुएशन को हम +1 स्टेशन का नाम देते हैं। फिर और आगे 2 सेंटीमीटर चला जाएगा तो इसे हम +2 स्टेशन का नाम देंगे। इस तरह से ये कैलकुलेशंस की जाती है। बच्चे का सर पेल्विस में किस ischial स्पाइन के लेवल पर है, उससे पहले है या उसे क्रॉस कर चुका है, इसे हम अलग-अलग +1, 0 या -1 लेवल से डिनोट करते हैं,
यही पूरा प्रोसेस स्टेशन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि +2 स्टेशन है, इसका मतलब है बच्चे का जो सर है ischial स्पाइन एरिया से नीचे जा चुका है, आगे बढ़ चुका है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज के रूप में जाना जाता है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट कंडीशन में 4 हार्ट डिफेक्ट्स एक साथ पाए जाते हैं और इनके नाम हैं पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग एरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इसे याद रखने के लिए POVR इस टर्म का यूज कर सकते हैं। P फॉर पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, V फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, O फॉर ओवरराइडिंग एरोटा, R फॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what all are the measures to prevent DVT and its complication? डीप वेन थ्रोम्बोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के क्या मेथड्स हैं, ये आपको बताना है। डीवीटी के बारे में जान लीजिएगा। डीवीटी का मतलब है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी पेशेंट के शरीर में किसी जगह पर मौजूद सबसे अंदर मौजूद ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट का बन जाना, ये चीज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। जो पेशेंट लंबे समय से बेड पर हैं, खुद से चल फिर नहीं सकते या उनकी बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, उनके मोस्टली पैरों के अंदर, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ब्लड का ठहराव होने लगता है, स्टैसिस होने लगता है और ब्लड के रुकने के कारण उसमें क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और इस क्लॉट के बनने की वजह से ये क्लॉट यहाँ पर ब्लड वेसल्स में आकर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जिससे ब्लड सप्लाई रुकती है। ये चीज डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहलाता है। डीप ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस का बनना, क्लॉट का बनना डीप वेन थ्रोम्बोसिस है। अब ये चीज क्लाइंट में ना हो, इसको रोकने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पेशेंट शुड वियर इलास्टिक कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स, हमें पेशेंट को इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनानी चाहिए। ऑप्शन बी, पेशेंट शुड ऑब्जर्व स्पेशल बॉडी पोजिशनिंग एंड परफॉर्म इंडिकेटेड एक्सरसाइजेस, पेशेंट को हमें कुछ विशेष बॉडी पोजीशंस में दिन में रखना चाहिए और कुछ विशेष एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवानी चाहिए। ऑप्शन सी, पेशेंट शुड यूज इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन, पेशेंट को हमें इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशंस प्रोवाइड करवाने चाहिए। ऑप्शन डी, ये सभी। किस मेथड के द्वारा आप क्लाइंट में डीवीटी डेवलपमेंट होने से रोकेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के होने को रोकेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ब्लड को पानी से कंपेयर करिएगा। अगर किसी जगह पर पानी रुका हुआ है, यानी कि तालाब में यदि पानी है, तो वो हमेशा आपको गंदा मिलेगा, कंटेमिनेटेड मिलेगा, डर्टी मिलेगा। वहीं पर अगर पानी बह रहा है, यानी कि नदियों का पानी है, तो वो आपको हमेशा साफ मिलेगा, वो गंदा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर पानी रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है। उसी प्रकार से ब्लड भी अगर शरीर के किसी हिस्से में रुक जाए, तो वहाँ पर धीरे-धीरे क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये क्लॉट हमारे किसी वाइटल ऑर्गन की ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे? ब्लड को रुकने ही नहीं देंगे तो क्लॉट बनेगा कैसे? बस यही चीज़ हमें फॉलो करनी है डीवीटी के प्रोसेस को रोकने के लिए। हम क्या करेंगे? क्लाइंट में इलास्टिक कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स लगा देंगे, यानी पेशेंट के पैरों में एंकल से लेकर नी तक या थाइस तक एक टाइट स्लीव्स पहना देंगे। जैसे कि आप धूप से बचने के लिए हाथों में स्लीव्स पहनते हैं ब्लैक कलर की, जिससे कि आपको सनबर्न ना हो, उसी तरह से टाइट स्टॉकिंग्स आती हैं, टाइट मोजे जैसी जुराबे टाइप की होती हैं, जो कि एंकल से शुरू होकर ऊपर नी या थाइस तक होती हैं और बहुत ही टाइट होती हैं और इसके दबाव के कारण, टाइटनेस के कारण इस जगह पर ब्लड रुक नहीं पाता और वीनस रिटर्न बढ़ जाता है और ब्लड रुकेगा नहीं। वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा तो क्लॉट बनेगा नहीं और क्लॉट नहीं बनेगा तो डीवीटी भी
नहीं डेवलप होगा। तो एक ये तरीका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम क्लाइंट को हर दिन कुछ विशेष पोजीशन देंगे जिसमें हो सकता है उसके पैरों को कुछ देर के लिए अपलिफ्ट किया जाए, एलिवेट किया जाए, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर पैसिव एक्सरसाइज करवाए जिसमें हम कि उसके फुट को डॉर्सिफ्लेक्स और प्लांटर फ्लेक्शन डायरेक्शन में कंटिन्यू मूवमेंट करेंगे। इससे भी सर्कुलेशन बेहतर होगा और डीवीटी डेवलपमेंट होने की संभावना नहीं होगी। तीसरी चीज है कि इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन करवाए जाएं, यानी कि आपने डीवीटी पंप देखा होगा जो पेशेंट में एंकल से काफ मसल्स के बीच में पहनाया जाता है और फिर उसे एक डिवाइस से जोड़ दिया जाता है। जब इस डिवाइस को ऑन करते हैं तो कंप्रेशन सॉरी इन कप्स के अंदर हवा भरती है और हवा भरने की वजह से इस जगह दबाव पड़ता है और फिर अपने आप ये हवा निकल जाती है, यानी कि ये डिवाइस डिफ्लेट हो जाता है। तो हवा भरने से कंप्रेशन होना, फिर हवा निकल जाने से वापस से प्रेशर का हट जाना, इस तरह से इंटरमिटेंटली यानी रुक रुक कर न्यूमेटिक कंप्रेशंस दिए जाते हैं, दबाव डाला जाता है जिससे कि सर्कुलेशन रुके नहीं और ब्लड का कंटिन्यू फ्लो बना रहे, और ब्लड अगर बहेगा तो कभी भी डीवीटी नहीं होगा। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the total body fluid in adults of average build 70 kg body weight is about। अगर किसी अडल्ट पर्सन जिसका 70 किलो वजन है तो उसमें टोटल बॉडी फ्लूइड कितना होगा ये आपको बताना है। 70 किलो वजन वाले व्यक्ति में कुल कितना पानी होगा या फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, ये आपको बताना है। 42 लीटर्स, 50 लीटर्स, 20 लीटर्स, 30 लीटर्स। अ, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी एवरेज अडल्ट में जो टोटल वाटर वाटर परसेंटेज होता है वो टोटल वेट का 60% होता है। यानी हमारे शरीर में हमारे कुल वजन का 60% भाग वाटर के कारण होता है, फ्लूइड के कारण होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा वजन 70 केजी है तो 70 केजी का 60% जब आप निकालेंगे तो ये यहाँ पर आएगा 42 लीटर्स। यानी कि अगर 70 किलो वजन का व्यक्ति है तो उसके शरीर में इस वजन का 60% यानी 42 लीटर लिक्विड या वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी इज। किसी वुमेन के यूट्रस में एक से ज्यादा यदि बच्चे मौजूद हैं यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इसे कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे आप? एचसीजी का, पाल्पेशन का, अल्ट्रासोनोग्राम का, या फिर अल्फा फीटोप्रोटीन का? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अल्ट्रासोनोग्राम यानी सोनोग्राफी करवाकर, यूएसजी करवाकर हम वुम्ब में कितने बच्चे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इस चीज को पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। सो अल्ट्रासोनोग्राम इज द कंफर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। अगर खाने में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया जाए तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है? मेरास्मस, क्वाशियोरकर, मेरास्मस क्वाशियोरकर, या ऑल ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वाशियोरकर। आपने प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज का नाम सुना होगा। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियोरकर।
अगर खाने में कैलोरी की कमी है, एनर्जी की कमी है, तो इससे होने वाली डिज़ीज़ कंडीशन मेरास्मस के रूप में जानी जाती है और इसमें सफ़रिंग बच्चे बहुत ही ज़्यादा पतले-दुबले दिखाई देते हैं। इसके बाद क्वाशियोरकर की बात की जाए तो ये बेसिकली प्रोटीन की कमी से होने वाला कंडीशन है। इसमें बच्चे के हाथ-पाँव तो बहुत ज़्यादा पतले होंगे, लेकिन उसका जो बीच वाला ट्रंक वाला हिस्सा है, एब्डोमेन वाला हिस्सा है, वो बल्ज्ड होगा। तो इस तरह से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेरास्मस के अंदर तो कैलोरी की कमी होगी, जबकि क्वाशियोरकर के अंदर प्रोटीन की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्रोमिक कैटगट एब्जॉर्प्शन टाइम। आपको यहाँ पर क्रोमिक कैटगट सूचर का एब्जॉर्प्शन टाइम बताना है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, प्लीज इग्नोर इट। 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 90 डेज। कैटगट सूचर जो कि शिप इंटेस्टाइन से बनाए जाते हैं, एब्जॉर्बेबल टाइप के सूचर्स होते हैं ये। इनका एब्जॉर्प्शन टाइम आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली 90 डेज इज द राइट आंसर। 90 दिनों में ये सूचर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। किसी क्लाइंट में हाइपरटेंशन कंडीशन डेवलप होने के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है, ये आपको बताना है। जेनेटिक्स, ओबेसिटी, यूथ, स्मोकिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूथ। यूथ मीन्स यंग, यंग एज पर्सन। तो यंग एज पर्सन के होने पर हाइपरटेंशन का रिस्क नहीं बढ़ता। इट्स नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। जेनेटिक्स की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, स्मोकिंग के कारण हो सकता है। ये सभी रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन कंडीशन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जबकि यूथ की वजह से, यंग एज के कारण ऐसा नहीं होता। रिस्क फैक्टर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं: ओल्ड एज, ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, जेनेटिक, सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें व्यक्ति ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होता, घूमता फिरता नहीं है, सिर्फ खाना खाता है और आराम करता है, इसके अलावा ज़्यादा चलता फिरता नहीं है। पेशेंट अगर हाई सोडियम डाइट ले रहा है, हाई फैटी डाइट ले रहा है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स में है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू बी मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। अगर किसी क्लाइंट में किडनी खराब है, रीनल फेलियर है, तो उसे हर दिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 40 टू 60 ग्राम्स पर डे, 60 टू 80 ग्राम्स पर डे, 20 टू 40 ग्राम्स पर डे, 80 टू 100 ग्राम्स पर डे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। हमारे शरीर में जब हम किसी भी रूप में प्रोटीन का इंजेक्शन करते हैं, जब हम प्रोटीन को खाते हैं, तो प्रोटीन जो है आगे जाकर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी किडनी के द्वारा यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब आपने मान लीजिए प्रोटीन खाया, इससे यूरिया नाम का वेस्ट बना और अब आपकी किडनीज़ जो हैं सही तरह से काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आपको रीनल फेलियर हो चुका है। तो ये जो यूरिया है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, ये लगातार किडनी फेलियर के कारण आपके शरीर में इकट्ठा होता रहेगा और इसका लेवल यदि अगर ब्लड में बढ़ता है, शरीर में बढ़ता है, तो इससे हमें दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट की किडनी खराब होती है, तो हम उसे प्रोटीन का कम से कम यूज़ करने के लिए कहते हैं और अगर किडनी फेलियर बढ़ गया है, तो हम प्रोटीन को बिल्कुल ही हटा देते हैं डाइट से, बिल्कुल भी प्रोटीन डाइट लेने से
मना कर देते हैं। और नॉर्मली अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट है, तो उसे हम 20 ग्राम पर डे तक प्रोटीन लेने के लिए कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो सिंपली कहें तो किडनी के ऊपर इस प्रोटीन के कारण बढ़ने वाले वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को एक्सक्रीट आउट करने का दबाव ना बढ़ जाए, इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम प्रोटीन डाइट बेसिकली क्लाइंट को मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a toxin or other foreign substance that induces immune response in the body is known as। कोई भी टॉक्सिन हो या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस हो जिसके हमारे शरीर में आने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इससे लड़ने लगता है, इसे डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसे क्या कहा जाता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे शरीर में एंटर होकर हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स देने के लिए स्टिमुलेट कर देता हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट, एंटीजन, एंटीबॉडी या ये सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटीजन। याद रखिएगा, एंटीजन वह बाहरी तत्व है जिसकी शरीर में एंट्री होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर इससे लड़ने लगता है, इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इट्स लाइक अ स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। बच्चे की डिलीवरी के बाद यूट्रस का अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आने में टोटल कितना समय नॉर्मली लगता है, ये आपको बताना है। नॉर्मली यूट्रस मान लीजिए इतना था, वुमेन प्रेग्नेंट हुई, बच्चे के कारण यूट्रस का साइज बढ़ गया, अब बच्चे की डिलीवरी हो गई, अब वापस यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में आता है, इसे हम इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो यूट्रस का प्रेगनेंसी में इसके मैक्सिमम साइज तक पहुंचने के बाद वापस नॉर्मल साइज में होना कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। 1 महीना, 2 महीना, 2 सप्ताह या 6 सप्ताह। इन्वोल्यूशन इज द returning to uterus pre-pregnant stage and it's take around 6 weeks time। यूट्रस का अपने नॉर्मल शेप में आने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगता है, यानी कि 42 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which vital signs change is most likely indicator of hypertension। इनमें से किस वाइटल साइन में चेंज के कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, या यूं कहें कि किस वाइटल साइन का चेंज हमें हाइपरटेंशन के होने को बताता है। ऑप्शंस आर नैरो पल्स प्रेशर का नैरो हो जाना, इरेगुलर पल्स का होना, फ्लक्चुएटिंग सिस्टोलिक प्रेशर का होना, या फिर डायस्टोलिक प्रेशर का 90 mm ऑफ Hg से बढ़ जाना। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर किसी अडल्ट में 140 बटा 90 mm ऑफ Hg से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, 3 अलग-अलग रीडिंग्स के अंदर, अलग-अलग समय पे ली गई रीडिंग्स के अंदर, तो ये चीज़ हाइपरटेंशन है। 3 अलग-अलग समय पर किसी क्लाइंट का बीपी लेने पर वो हमेशा 140 बटे 90 से ज़्यादा मिलता है, तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन कहलाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन इन लेबर इज नोन एज। अगर कोई वुमन लेबर में है, डिलीवरी में है, तो आप इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रेविडा, पार्चुरियंट, पैरा या परपेरा?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्चुरिएंट। अगर किसी वुमेन में डिलीवरी हो रही है तो इस समय इस वुमेन को पार्चुरिएंट के नाम से जाना जाएगा, और लेबर या डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है उसे हम पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच cranial nerve is responsible for gag reflex? गैग रिफ्लेक्स के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ या फिर थर्ड? आंसर से पहले जान लेते हैं कि गैग रिफ्लेक्स होता क्या है। गैग रिफ्लेक्स को आप फेरेंजियल रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपके थ्रॉट एरिया में पाया जाता है, यानी आपके गले में नीचे की तरफ ये पाया जाता है। जब आप अपने मुंह के अंदर पीछे की तरफ गले वाले हिस्से में किसी भी ऑब्जेक्ट से टच करते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जनरेट होता है। ये उस ऑब्जेक्ट को मुंह से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वापस बाहर फेंकने की कोशिश करता है। यही गैग रिफ्लेक्स है। अगर आपकी इच्छा के बिना, आपकी इजाज़त के बिना कोई सब्सटेंस या कोई फूड पार्टिकल अचानक आपके माउथ में एंटर होकर नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो बॉडी का ये फेरेंजियल वाला एरिया जो है एक्टिव हो जाएगा और इस सब्सटेंस की एंट्री को रोकेगा, इसे वापस बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। यही गैग रिफ्लेक्स के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और इस रिफ्लेक्स के लिए जो है हमारी नाइन्थ क्रेनियल नर्व सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो है इसका नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। नाइन्थ क्रेनियल नर्व को हम ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के रूप में जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following parameter the nurse have to observe in an infant with shock? इनमें से किसी इन्फेंट के शॉक में होने पर आप किस चीज का असेसमेंट प्रायोरिटी से करेंगे? यूरिन आउटपुट का, हार्ट रेट का, वेट का, रेस्पिरेशन का? यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई कंडीशन को गौर करिएगा। यहाँ पर हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे की बात कर रहे हैं, और ये बच्चा शॉक में है। शॉक का मतलब हो गया शरीर में किसी भी वजह से ब्लड और फ्लूइड की कमी हो जाना, शॉक कंडीशन कहलाती है। और इस सिचुएशन में बच्चे का असेसमेंट प्रॉपर तरीके से हो सके, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम यूरिन आउटपुट का असेसमेंट करते हैं। इस बच्चे को, जिसे कि हम शॉक के लिए ट्रीट कर रहे हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, ये थेरेपी इफेक्टिव हो रही है या नहीं, इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम यूरिन आउटपुट को चेक करते हैं। अगर बच्चे में हमारे द्वारा दिए गए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के कारण बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है, तो इस बच्चे का समय के साथ यूरिन आउटपुट भी बढ़ने लगेगा। अदरवाइज़ फ्लूइड थेरेपी देने के बाद बच्चे के बॉडी में यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ेगा और फ्लूइड का रिटेंशन होने लगेगा, तो इसका मतलब है कि बच्चे की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है और जो फ्लूइड थेरेपी हम दे रहे हैं वो भी इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a virus found in shellfish from contaminated water and food that are handled by infected individual and eaten raw can cause। किसी जगह पर एक फिश थी, जैसे कि ये कोई तालाब है, यहाँ पर ये फिश है। अब इस फिश के अंदर एक वायरल डिजीज है। इस फिश के शरीर में एक वायरस है, एक वायरल डिजीज है। अब इस फिश को गंदे पानी से किसी ऐसे व्यक्ति ने पकड़ा जो खुद बीमार है, और इस फिश को आगे मार्केट में भेज दिया। अब इस फिश को जिसने खरीदा, उसे
उसने बिना इसे अच्छी तरह से पकाए ही खा लिया, तो अब इससे उस व्यक्ति को कौन-सा रोग हो सकता है? सिंपली कहें तो एक फिश है जो कि किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसे अगर बिना पकाए कच्चा खा लिया जाए, रॉली ईटन किया जाए, तो कौन-सा डिज़ीज़ हो सकता है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी या फिर शियावो वायरस? The right answer is option B. It is hepatitis A. अगर हम किसी भी फूड सब्सटेंस को खाते हैं जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, तो इससे हमें हेपेटाइटिस ए कंडीशन हो सकती है। आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस ए डिजीज जो कि हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा होता है, इसका बेसिकली जो ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल रूट का मतलब हो गया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी कि गंदा खाना या गंदा पानी पीने से हेपेटाइटिस ए डिजीज हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज secretion from breast mother's breast following delivery is called। बच्चे के जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क से, मदर के ब्रेस्ट से निकलने वाला फर्स्ट मिल्क किस नाम से जाना जाता है? सिक्वेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोकिया, ल्यूकोरिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, इट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद पहले 3 से 4 दिनों तक ब्रेस्ट मिल्क से, जो कि गाढ़ा यानी थिक येलो कलर्ड मिल्क आता है, वो बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसे हम कोलेस्ट्रॉम के नाम से जानते हैं। इस येलो कलर्ड थिक कोलेस्ट्रॉम के अंदर पर्याप्त मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं और वह सभी सब्सटेंस होते हैं जो कि बच्चे को स्टार्टिंग ग्रोथ दिलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद इस कोलेस्ट्रॉम को पिलाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not filtered out during glomerular filtration? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान किस चीज को फिल्टर आउट नहीं किया जा पाता? ग्लूकोज, वाटर, साल्ट्स, प्रोटीन। नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और इस प्रेशर का अमाउंट लगभग 60 mm ऑफ Hg होता है। इस प्रेशर के अंदर हमारे ब्लड सेल्स और प्रोटीन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें फ़िल्टर आउट कर दी जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हियर। ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन द्वारा प्रोटीन को हम फ़िल्टर आउट नहीं कर पाते हैं। Next question is temperature regulation is under the control of। इनमें से टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? लंग्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर कहलाता है। ये बॉडी टेम्परेचर को सिचुएशन के हिसाब से बढ़ाता घटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज glucocorticoids and mineralocorticoids are secreted by। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं? गोनेट्स के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, पेंक्रियाज द्वारा या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज
ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, जो बाहर वाला हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसे एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये जो मैंने हाइलाइट किया है, ये एरिया जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के रूप में जाना जाता है। और ये जो सेंटर में हिस्सा आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल मैं डार्क कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे हम एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट कहते हैं। हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जिसमें 3 सब डिविजन्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड का ये जो बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर 3 सब डिविजन्स होते हैं। सबसे अ, इसे सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है, उसे हम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला हो गया ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशंस किया जाता है। मेनली ये एल्डोस्टेरोन से संबंधित है। इसके बाद जो सेकंड एरिया होता है इसका, उसे ज़ोना fasciculata के नाम से जानते हैं। ज़ोना fasciculata के नाम से जानते हैं और इसके द्वारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन किया जाता है, जिसे आप कॉर्टिसोल भी कहते हैं। और फाइनल एरिया होता है इसका ज़ोना रेटिकुलरिस। ज़ोना रेटिकुलरिस के द्वारा एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जैसे सब्सटेंस या हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। एड्रिनल ग्लैंड 2 पार्ट्स, कॉर्टेक्स मेडुला। कॉर्टेक्स भाग 3 भाग, ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। ज़ोना fasciculata ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। और ज़ोना रेटिकुलरिस जो है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग फॉर अ रूबेला पेशेंट। रूबेला पेशेंट की केयर के दौरान हम कौन सा प्रिकॉशन यूज करेंगे, जिससे कि ये डिजीज केयरिंग के दौरान हमें ना हो जाए। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन यूज करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन यूज करेंगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन यूज करेंगे, या फिर हैंड वॉशिंग प्रिकॉशन यूज करेंगे। रूबेला डिजीज को आप जर्मन मेजल्स के नाम से भी जानते हैं, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, जर्मन मीजल्स। इट्स अ वायरल डिजीज, ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। यस एग्जैक्टली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जर्मन मीजल्स वाले पेशेंट की केयर के दौरान हम ड्रॉपलेट प्रिवेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉपलेट प्रिवेंशन का मतलब हो गया, पर्सन से बात करते समय या उसके खांसते छींकते समय उसके माउथ से छोटे छोटे पानी की बूंद निकलती हैं, इन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। और अगर हम इसके संपर्क में आ जाएं तो ये डिजीज हमें भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स की केयर के दौरान हमें पूरी तरह से ड्रॉपलेट प्रिकॉशन रखना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास, आज का ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हर रात 8 बजे इस चैनल पर इसी तरह की क्लासेस लाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।